हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स यानी एल्केनों के भौतिक गुण। देखिए इसके पहले हम एल्केन की प्रिपरेशंस पढ़ चुके थे, एल्केन बनाने के डिफरेंट मेथड्स यानी किन किन मेथड से आप एल्केन बना सकते हैं, ये पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। आज इसकी बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो राइट डाउन क्या लिखेंगे? फर्स्ट फोर मेंबर्स आर कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस। फर्स्ट फोर मेंबर्स मींस मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। जो होमोलॉगस सीरीज होती एल्केन उसकी बात कर रहे हैं, उसमें जो पहले फोर मेंबर्स आएंगे बच्चों, कौन कौन से आएंगे? मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ये क्या होते हैं? कलरलेस यानी रंगहीन, गंधहीन गैस होते हैं। तो क्या लिखा आपने? राइट डाउन, जल्दी से नोट करें। फर्स्ट फोर मेंबर्स आर कलरलेस ऑर्डरलेस गैस। देन पेंटेन टू हेप्टाडेकेन C5H12 से लेकर C17, ये देखिए C17H36, C5 यानी पेंटेन टू हेप्टाडेकेन आर कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड। बच्चों पेंटेन से लेकर 17 कार्बन तक के एल्केन जो होंगे वो आपके क्या होंगे? लिक्विड फॉर्म में होंगे। ध्यान रखिएगा, क्या होंगे? लिक्विड होंगे। वाइल हायर एल्केन्स आर कलरलेस गैसेस, सॉलिड, कलरलेस सॉलिड। जबकि इससे जो हायर एल्केन है वो क्या होंगे? आपके सॉलिड यानी ठोस होंगे, रंगहीन ठोस। तो फिर से ध्यान दीजिए बच्चों इस पॉइंट को, क्या आपने लिखा? फर्स्ट फोर मेंबर्स आर कलरलेस ऑर्डरलेस गैस वाइल पेंटेन टू हेप्टाडेकेन आर कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड्स while higher alkanes are colorless solid। तो पहले इसकी फिजिकल स्टेट की बात हो गई, क्या होते हैं ये? गैस, लिक्विड और सॉलिड होते हैं। आगे देखिए, एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। एल्केन जो होते हैं वो बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, इसीलिए इनको क्या? दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन। नोट करें, इनको पैराफिन भी बोलते हैं। राइट डाउन, दे आर लेस रिएक्टिव एंड ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन। ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं यानी बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, इसीलिए इनको पैराफिन भी कहा जाता है। जबकि एल्कीन को आगे पढ़ेंगे बच्चों, उनको ओलिफिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलिफिन। वो आगे बात आएगी। तो यहाँ पर एल्केन की बात हो रही है, तो क्या आपने देखा या क्या लिखा कि एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव एंड ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन, इसलिए इनको पैराफिन भी कहते हैं। दूसरा, इसके बाद देखिए यहां पर ये लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं? लेस रिएक्टिव इसलिए होंगे बिकॉज कार्बन टू कार्बन या कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स और ऑलमोस्ट नॉन पोलर। ये देखिए यहां पर क्या होंगे? कार्बन टू कार्बन या कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होंगे वो क्या होंगे? नॉन पोलर, यानी ये नॉन पोलर होते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होंगे। दूसरा क्या है? इनके बीच में वीक वांडरवाल फोर्सेस होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? वीक वांडरवाल फोर्सेस। अब देखिए यहां पर ये क्या है? लेस रिएक्टिव होंगे, इसीलिए ये नॉर्मल कंडीशन पे किसी भी एसिड, बेस या ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट इनसे आसानी से रिएक्ट नहीं करते हैं। ये रिएक्ट ओनली अंडर ड्रास्टिक कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर या कुछ अदर कंडीशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, इनकी प्रेजेंस में इनकी रिएक्शन होंगी। लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन में यानी साधारण परिस्थितियों में ये आसानी से अभिक्रिया नहीं करते हैं या आसानी से या इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं बच्चों। अब बात आती है इनके
क्या सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो ये क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। और ध्यान रहे जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। क्यों? क्योंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर कंपाउंड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होंगे बच्चों। तो ये क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल होंगे लेकिन सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन और भी होते हैं। तो ये सब क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में केवल सॉल्युबल होंगे, लेकिन पोलर सॉल्वेंट लाइक लाइक वाटर, इनमें क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। चलिए आगे बात करते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है क्या, मोलर मास इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होगा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। अगर यहां पर बात की जाए कि मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, तो मीथेन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ईथेन का होगा और ईथेन से ज्यादा प्रोपेन, प्रोपेन से ज्यादा ब्यूटेन। तो यहां पर जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट भी आपका क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बट अगर यहां पर हम आइसोमेरिक एल्केन की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लाइक इधर देखिए आइसोमेरिक एल्केन, सपोज हमने बताया था पेंटेन C5H12, ये आपका क्या है, 5 कार्बन का पेंटेन। इसके नंबर ऑफ आइसोमर की बात करें तो यहां पर देखिए बता चुके हैं, पहले पढ़ चुके हो। पहला आइसोमर तो होगा स्ट्रेट चेन कंपाउंड नॉर्मल पेंटेन। क्या होगा बच्चों, नॉर्मल पेंटेन। दूसरा आइसोमर इसका 1 कार्बन यहां पर ब्रांचिंग में आ जाएगा, ये देखिए, तो ये हो जाएगा आपका आइसोपेंटेन या आयुपेसी नेम 2 मेथिल ब्यूटेन। कॉमन नेम क्या है, आइसोपेंटेन। राइट डाउन, इसको नोट करेंगे। और तीसरा आइसोमर होगा बच्चों यहाँ पर, ये देखिए 2 कार्बन ब्रांच में आ जाएंगे इस तरह से, और ये होगा नियोपेंटेन। क्या होगा, नियोपेंटेन। राइट डाउन, नियोपेंटेन। इस तरह से इसके कितने आइसोमर बनेंगे, 3 आइसोमर होंगे। अब यहाँ पर देखिए अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मोलर मास तो सबका सेम होगा। यहाँ पर देखिए मोलर मास सेम होगा, क्यों, इन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। यानी ये आइसोमेरिक कंपाउंड है, ये आपस में एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। और इनमें कैसी आइसोमेरिज्म होगी, अगर बात करें तो इनमें बच्चों होगी चेन आइसोमेरिज्म। ये हम डिस्कस कर चुके, आपको बता चुके। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन चेन। यहां पर सारे कार्बन एक सीधी चेन में लगे हुए हैं, जबकि यहां पर सारे कार्बन सीधी चेन में ना होके एक ब्रांच में आ गया। यहां पर 2 कार्बन ब्रांच में आ जाएंगे। तो यहां पर क्या है, कार्बन एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसलिए ये कैसी आइसोमेरिज्म होगी, चेन आइसोमेरिज्म होगी बच्चों। इट मीन्स ये क्या है सब, दीज आर क्या, आइसोमेरिक कंपाउंड। अब बात करते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट की, तो जल्दी बताइए इसका क्या ऑर्डर होगा। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें या इसका ऑर्डर की बात करें तो यहां पर क्या होगा, सबसे ज्यादा बच्चों स्ट्रेट चेन यानी नॉर्मल कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसके बाद इसका आएगा, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट यहां पर नियोपेंटेन का होगा। तो इसका जो ऑर्डर होगा क्या, थर्ड। इसको अगर हम ए, बी और सी मान लें तो यहां पर सी का सबसे कम, फिर बी और सबसे ज्यादा ए का होगा। राइट डाउन, ये ऑर्डर नोट कर ले। ए का बॉइलिंग पॉइंट यानी नॉर्मल पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। आइए इसका रीजन समझते हैं या इसको नोट कर ले। द ब्रांचिंग इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। ध्यान दीजिए यहां पर जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी बच्चों, इसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। नोट कर ले, स्ट्रेट कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। ये आगे भी आपको काम आएगा, हैलाइड में भी यही है, प्राइमरी हैलाइड का सबसे ज्यादा, सेकेंडरी कम, टर्सरी का सबसे कम हो जाएगा। एल्कोहल में भी यही फॉलो होगा, स्ट्रेट चेन यानी प्राइमरी एल्कोहल का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, फिर सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल COH होता है, वहां पर भी ब्रांचिंग इंक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो एक लाइन आप नोट कर लें, क्या, द ब्रांचिंग इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज।
यानी ब्रांचिंग इंक्रीज होगी बच्चों, तो बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होगा, डिक्रीज होगा। इट मीन सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल का। रीजन क्या है, यहां पर देखिए जो कांटेक्ट इन सरफेस एरिया, जो स्ट्रेट कंपाउंड है इसका कांटेक्ट इन सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ये देखिए, तो वांडर वाल फोर्सेस भी ज्यादा होंगे। कोई भी हम स्ट्रेट चीज ले लें, स्केल ले लें या रॉड ले लें, इसको देखिए ये कांटेक्ट इन सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो उतने ज़्यादा वांडर वाल फोर्सेस होंगे, और वांडर वाल फोर्सेस होंगे तो उनको ब्रेक करने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए बच्चों यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ब्रांचिंग बढ़ेगी तो ये देखिए इसका शेप कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल। और स्फेरिकल जैसे बॉल होती है तो उसमें देखिए थोड़ा सा पार्ट टच करता है केवल, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा पार्ट टच करेगा तो इसका कांटेक्ट इन सरफेस एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा। जब कांटेक्ट इन सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो वहाँ पर फोर्सेस भी कम हो जाएंगे, और जब फोर्सेस कम हो जाएंगे तो उनको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत होगी, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, नोट कर लें। क्या है कि ब्रांचिंग इंक्रीजेज, द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज बिकॉज द कांटेक्ट इन सरफेस एरिया डिक्रीजेज। और जब कांटेक्ट इन सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो उससे उसके वांडर वाल फोर्सेस भी डिक्रीज होंगे, और उनको ब्रेक करने के लिए हमें कम एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो ये तो बात हो गई बॉइलिंग पॉइंट की। अब आइए इसमें कुछ चीज़ें और जानते हैं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोकार्बन एल्केन क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी इनमें केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं। जैसे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये सब इसके एग्जाम्पल आते हैं आपके। एल्केन्स ही है। पेट्रोल क्या होता है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। तो ये आपका पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब जितने भी हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोल बेसिकली क्या होता है, देखिए ये आपका क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल जिसको बोलते हैं। ये आपका तेल कुएं जो होते हैं उनसे निकाला जाता है, काला गाढ़ा भूरे रंग का होता है लिक्विड, जिसको हम बोलते हैं क्या, क्रूड ऑयल। फिर उस क्रूड ऑयल को वहां से कहां पर भेजते हैं, रिफाइनरी सेंटर में, और रिफाइनरी सेंटर में उसके क्या, कौन सा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन जिसको बोलते हैं, उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम सारे कंपोनेंट सेपरेट करेंगे। पेट्रोल, फिर क्या कहते हैं, केरोसिन, डीजल, और भी जितनी भी चीज़ें हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स जो हैं उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट से अलग करते हैं। गैसोलीन, गैसोलीन जो एयरक्राफ्ट का फ्यूल होता है, ये सारे कंपोनेंट अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होते हैं, इनको सेपरेट करते। और लास्ट में सबसे जो कूड़ा कचरा बच जाता है जिसको हम बोलते हैं क्या, तारकोल या डामर, क्या बोलते हैं, तारकोल। और उस तारकोल का यूज कहाँ होता है, हमारा रोड बनाने में या सड़क बनाने में, जिसको हम लोग गांव की भाषा में कह लें, या ऐसे क्या बोलते हैं, डामर। तो वो डामर कह लें या तारकोल कह ले, तो वो आता है आपका, वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। वो वेस्ट पूरा लास्ट का सबसे कूड़ा कचरा होता है, वो हमारा रोड बनाने में यूज होता है। तो इस तरह से ये क्या होते हैं आपके हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में भी एल्केन की बात हो रही। तो ये हम लोगों ने पढ़ा इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी इनके भौतिक गुण। और इसके बाद फिर यहाँ पर आएगा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, हमने बताया कि ये जनरली क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं या लेस रिएक्टिव होते हैं, यानी कि ये एसिड, बेसेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनसे ये नॉर्मल कंडीशन पे क्या होते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। ये इनके लिए एक्स्ट्रा कंडीशन यानी सनलाइट या और हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इनकी क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये तो बात हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अब आइए बात करते हैं इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण। और केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम ले लें यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले लेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या लेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी
प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे हम आपको एक सेपरेट क्लास डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, उसको पीछे आप देख सकते हो। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? व्हेन वन एटम और ग्रुप is substituted by an other atom or group is called substitution reaction। बच्चों, क्या अगर कोई एक एटम या ग्रुप किसी दूसरे एटम या ग्रुप से प्रतिस्थापित हो जाए या सब्स्टिट्यूट हो जाए तो उसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बच्चों, यहाँ पर कैसी होती है, किस टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले लेंगे क्लोरीनेशन। क्या होता है बच्चों? क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में क्या होता है? ये देखिए CH4 Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऐसे रिएक्शन नहीं होगी, किसकी प्रेजेंस में होगी? सनलाइट या अल्ट्रावायलेट रेज। तो यहां से एक H सब्स्टिट्यूट होगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। अभी ये रिएक्शन यहां पर स्टॉप नहीं होगी, ये चेन रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन चलती रहेगी। अब यहां से एक H और सब्स्टिट्यूट होगा बच्चों और एक Cl आके लग जाएगा। यानी यहां पर जितने भी हाइड्रोजन हैं एक एक करके क्या होते जाएंगे? सब्स्टिट्यूट होते जाएंगे और एक एक उनमें Cl इंट्रोड्यूस होता जाएगा। राइट डाउन। और फाइनली यहां पर देखिए ये भी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होके क्या बना देगा? CCl4। तो ये चेन रिएक्शन है और ये होती है क्लोरीनेशन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर H हटा और Cl आके लग जाएगा। नोट करें, ये देखिए यहाँ से एक एक H सब्स्टिट्यूट होता जाएगा, उसकी जगह Cl आता जाएगा। यानी Cl जो है या क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता जाएगा बच्चों, प्रतिस्थापित करता जाएगा, उसको हटा के खुद उसकी जगह आ जाएगा। ये होता है क्लोरीनेशन। और इसकी मैकेनिज्म हमने बताई थी आपको, क्या? इट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कैसी मैकेनिज्म होती है इसकी? फ्री रेडिकल। ध्यान रखिएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यानी H को सब्स्टिट्यूट करने वाला कौन होता है? फ्री रेडिकल। H को सब्स्टिट्यूट करने वाला फ्री रेडिकल होगा। थोड़ा सा देख लीजिए यहां पर, ये देखिए सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म में क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल। ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड है H न्यू या सनलाइट की प्रेजेंस में ये होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। और होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या होता था? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। ये क्या बन जाएंगे? दीज आर फ्री रेडिकल। क्या बन जाएंगे? फ्री रेडिकल्स बन गए। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा? यहाँ पर एल्केन से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। ये देखिए CH3H मीथेन, Cl फ्री रेडिकल। यहाँ फिर बॉन्ड फिजन होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। ये बॉन्ड टूटेगा तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इस पे। तो इस पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा कार्बन पे और इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बच्चों बॉन्ड बना देगा। ये देखिए H फ्री रेडिकल अलग हो जाएगा, बाद में ये इससे मिलकर HCl बना देगा। तो इस तरह से H को सब्स्टिट्यूट करने वाला कौन है? Cl फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल। इसीलिए ये कैसी रिएक्शन है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। राइट डाउन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए नेक्स्ट, इसके क्लोरीनेशन के बाद क्या लेंगे? ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन में क्या होता है बच्चों? इट इज सिमिलर टू क्लोरीनेशन बट द रेट ऑफ रिएक्शन इज लेसर। ध्यान दीजिए, ये क्या है बच्चों यहाँ पर कि बिल्कुल ये क्लोरीनेशन की तरह होता है, लेकिन इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्लोरीनेशन से कम होगा। तो यहाँ पर जैसे हम ले लें Br2 और कुछ टेम्परेचर जैसे 127 डिग्री पे, तो ये आपका एक H सब्स्टिट्यूट होगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? Br। तो ये भी सब्स्टिट्यूशन है, ये हो गया ब्रोमिनेशन। यहाँ पर H को हटाने वाला ब्रोमीन है, इसलिए इसको हम बोलेंगे ब्रोमिनेशन। आइए नेक्स्ट, इसके बाद बात करेंगे आयोडीनेशन। अगली रिएक्शन है बच्चों आयोडीनेशन। तो ब्रोमिनेशन के बाद करेंगे हम आयोडीनेशन की बात। आयोडीनेशन, आयोडीनेशन में क्या होता है? आयोडीनेशन ये क्या है? डिफर फ्रॉम क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। ये थोड़ा सा अलग होता है। कैसे?
पहली बात तो क्या होती है, ये रिवर्सिबल होती है। कैसे डिफरेंस है, आयोडीनेशन जो रिवर्सिबल है, दूसरा यहाँ पर सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3 यूज करते हैं। क्यों, यहाँ पर इसका रीजन क्या है, देखिए यहाँ पर, आइए जानते हैं इसको। एल्केन, इसका आयोडीनेशन करेंगे तो हमने बताया रिवर्सिबल होगा, ये बनेगा आयोडाइड और HI बनेगा। HI जो होता है बच्चों वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जितना आयोडाइड बनेगा इसको ये रिड्यूस करके फिर एल्केन बना देगा, ये इसको एल्केन में फिर से क्या कर देगा, रिड्यूस। इसीलिए ये कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अब इस HI को यहां से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। HI हटाते जाओगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी आयोडाइड आपका बनता जाएगा। तो इस HI को हटाने के लिए यहां पर क्या करते हैं, सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3 यूज करेंगे। तो ये क्या होगा, इसको बदल देगा 3I2। ये HiO3 इस HI को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देगा और +3 वाटर मॉलिक्यूल राइट डाउन। इसलिए यहां पर आपको क्या HiO3 या सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ेंगे बच्चों। ये होता है आयोडीनेशन, इसीलिए ये क्या होता है आपका, रिवर्सिबल होता है। जल्दी नोट करें, राइट डाउन, इसको नोट करें। नेक्स्ट आइए अगली रिएक्शन बात करते हैं इसका। लिख लिया होगा। नेक्स्ट आइसोमेराइजेशन। देखिए इसका नाइट्रेशन भी होता है, सल्फोनेशन भी होता है हाई टेम्परेचर पे। देख लेते हैं नाइट्रेशन, चलिए पहले नाइट्रेशन देख ले। नाइट्रेशन, हालांकि एनसीईआरटी में नाइट्रेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये नाइट्रेशन भी होता है। कैसे, CH4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 लेंगे एट हाई टेम्परेचर 500 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये बनेगा नाइट्रो एल्केन। क्या बनेगा बच्चों, नाइट्रो एल्केन और वाटर, इस तरह से नाइट्रो एल्केन बनता है। इसमें क्या खास बात होती है, अगर हम यहाँ पर क्या ले लें, ईथेन और HNO3 लेते हैं कंसंट्रेटेड एट हाई टेम्परेचर, तो यहाँ पर नाइट्रो ईथेन बनेगा, साथ में क्या नाइट्रो मीथेन भी बनेगा। मिक्सचर ऑल द लोअर नाइट्रो एल्केन्स, जितने लोअर नाइट्रो एल्केन्स है बच्चों, यहाँ पर मिक्सचर मिलता है। और तो और यहाँ पर अगर हम प्रोपेन लेते तो आइसो कंपाउंड भी बनेंगे, यानी 1 नाइट्रोप्रोपेन 2 नाइट्रोप्रोपेन, लोअर में नाइट्रो इथेन नाइट्रो मीथेन, इन सबका मिक्सचर बनेगा। तो हम कह सकते हैं नाइट्रेशन में ऑल द आइसोमेरिक एंड लोअर नाइट्रो एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड, ये होता है नाइट्रेशन। आइए आगे नेक्स्ट बात करते हैं आइसोमेराइजेशन की। आइसोमेराइजेशन क्या होता है, राइट डाउन। आइसोमेराइजेशन, द कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर इनटू एन अदर आइसोमर इज नोन एज आइसोमेराइजेशन। बच्चों एक आइसोमर का दूसरे आइसोमर में कन्वर्जन क्या कहलाता है, आइसोमेराइजेशन कहलाता है। जैसे यहां पर देखिए, अगर हम ले लें कोई भी एल्केन इस तरह से, दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन। क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन स्ट्रेट कंपाउंड। इसकी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो बन जाएगा ये आपका आइसोब्यूटेन। तो नॉर्मल से क्या बन गया, आइसोब्यूटेन। यानी यहां पर एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट किया, इसलिए इसको हम बोलेंगे आइसोमेराइजेशन। इसी तरह से और भी होते हैं, नॉर्मल हेक्सेन को आइसोहेक्सेन में या 2 मेथिल 3 मेथिल पेंटेन में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में चेंज करना क्या कहलाता है, आइसोमेराइजेशन बच्चों। और नीचे एक पॉइंट लिख लेने हैं यहाँ पर, इट इज द ग्रेट इंपॉर्टेंस इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। क्या बताया, इट इज द ग्रेट इंपॉर्टेंस इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। बच्चों इसका यूज कहाँ होता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। अभी आपको थोड़ा सा क्लास में हमने पेट्रोलियम के बारे में बताया था कि पेट्रोलियम क्या होता है, बेसिकली मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो पेट्रोलियम में एक वर्ड आता है नॉकिंग।
क्या आता है? नॉकिंग। नॉकिंग का मतलब होता है जब फ्यूल या पेट्रोल अच्छा नहीं होता है तो उससे एक गाड़ी में जो इंजन होता है उससे एक साउंड आने लगती है कनकनाहट की, उसको हम बोलते हैं नॉकिंग। तो उस नॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए इसका प्रयोग होता है या इस रिएक्शन के यूज होता है। पहले क्या था, यहां पर पेट्रोल में एंटी नॉकिंग कंपाउंड मिलाए जाते थे और एंटी नॉकिंग कंपाउंड होता था टेट्रा एथिल लेड। क्या होता था बच्चों? टेट्रा एथिल लेड। ये एंटी नॉकिंग कंपाउंड होता है, इसको मिलाया जाता था पेट्रोलियम में जिससे नॉकिंग कम हो जाती थी। लेकिन इसके साइड इफेक्ट थे, नॉकिंग तो कम हो गई लेकिन ये पोल्यूशन प्रॉब्लम क्रिएट करता था, हमारी बॉडी में लेड के पार्टिकल जाते थे, इसलिए उसको बैन कर दिया गया, उसको रोक दिया गया। तभी बहुत पहले कुछ दिन पेट्रोल पंप में लिखा रहता था अनलेडेड पेट्रोल, यानी सीसा रहित पेट्रोल। अब नहीं होता लेकिन काफी पहले लिखा रहता था अनलेडेड पेट्रोल यानी सीसा रहित पेट्रोल। तो अब इसमें तेल नहीं मिला सकते, ये बहुत हानिकारक होता है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए तेल का यूज बंद कर दिया गया। अब इस मेथड से हम नॉकिंग को कम करते हैं। क्यों? नॉर्मल कंपाउंड में नॉकिंग ज़्यादा होती है और जो आइसो कंपाउंड या जितनी ब्रांचिंग होती जाएगी नॉकिंग कम होती जाएगी। बच्चों, पेट्रोल बेसिकली क्या होता है? आइसो ऑक्टेन। 8 कार्बन का जो हाइड्रोकार्बन है वो हमारा होता है पेट्रोल। तो नॉर्मल ऑक्टेन को हम चेंज कर देंगे आइसो ऑक्टेन में, इसी रिएक्शन से, आइसोमेराइजेशन से, तो वहां पर नॉकिंग कम हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जो ब्रांच्ड वाला फ्यूल होता है या जिनमें ब्रांचिंग होती है वो बेटर माना जाता है और जो नॉर्मल आपका होगा वो उतना अच्छा फ्यूल नहीं होता है। तो जैसे उसको हम ब्रांचिंग में करेंगे उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ जाएगा और ऑक्टेन नंबर बढ़ जाएगा तो वो फ्यूल अच्छा हो जाएगा या उसकी नॉकिंग जो है कम हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई तुम्हारी आइसोमेराइजेशन की। आइए बात करते हैं नेक्स्ट बच्चों, एरोमेटाइजेशन। क्या है? एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन एरोमेटाइजेशन का मतलब होता है बच्चों क्या? द कन्वर्जन ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स इनटू एरोमेटिक कंपाउंड इज नोन एज एरोमेटाइजेशन। ध्यान दीजिए, क्या हमने बताया? द कन्वर्जन ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड इनटू एरोमेटिक कंपाउंड इज नोन एज एरोमेटाइजेशन। अगर हम किसी एलिफेटिक कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज कर दें या कन्वर्ट कर दें तो उसको क्या बोलेंगे? एरोमेटाइजेशन। बच्चों कैसे? मान लीजिए यहां पर 6 कार्बन का ले लें, क्या? नॉर्मल हेक्सेन, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब है कि 6 कार्बन, बेंजीन सबसे उसका सिंपलेस्ट कंपाउंड होता है और बेंजीन में कार्बन होते हैं 6। तो ये आप चाहे ऐसे स्ट्रेट चेन सीधे सीधे लिखिए या ऐसे हमने लिख दिया, ये क्या लिखा है? नॉर्मल हेक्सेन। क्या लिखा हुआ बच्चों? नॉर्मल हेक्सेन। अगर इस नॉर्मल हेक्सेन की Cr2O3 और V2O5 क्या क्या ले ले? नोट करिए, Cr2O3 और क्या? V2O5। V2O5 क्या होता है? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, या यहां पर ले सकते हैं हम मालिब्डेनम MO2O3, मालिब्डेनम ऑक्साइड, ये भी आपका है। और हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर का मतलब यहां पर 500 या 773 केल्विन और 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? बेंजीन। ये देखिए क्या बन गया बंजो? बेंजीन बन जाएगा। और बेंजीन एक क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड। और क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन 4H2, 8 हाइड्रोजन ये, और 6 इस बेंजीन के 14, और ये C6H14। इस तरह से ये लिखा हुआ है आपका एरोमेटाइजेशन। तो कन्वर्जन ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड, देखिए ये आपका नॉर्मल हेक्सेन एक एलिफेटिक कंपाउंड है, इसको हमने इन कंडीशन में किसमें चेंज कर दिया? एरोमेटिक कंपाउंड, दैट इज बेंजीन। तो इसको हम बोलेंगे एरोमेटाइजेशन। राइट डाउन, इसको नोट कर लें, एरोमेटाइजेशन। अब बात करते हैं क्या? पायरोलिसिस और क्रैकिंग। राइट डाउन, पायरोलिसिस और क्रैकिंग। देखिए यहां पर पायरोलिसिस और क्रैकिंग बात कर लेते हैं बच्चों, पायरोलिसिस और क्रैकिंग। पायरोलिसिस और
क्रैकिंग। देखिए यहां पर क्या है, पायरोलिसिस। पायरोलिसिस क्या है, व्हेन एनी कंपाउंड इज ब्रोकन बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड पायरोलिसिस। अगर हम किसी कंपाउंड को हीट करके ब्रेक कर दे, दैट इज कॉल्ड क्या, पायरोलिसिस। और क्रैकिंग क्या है, क्रैकिंग इज द स्पेसिफिक टर्म विच इज यूज्ड ओनली फॉर हाइड्रोकार्बन। क्रैकिंग का भी मतलब वही, लेकिन क्रैकिंग जो है वो केवल हाइड्रोकार्बन के लिए यूज होगा। अगर आप किसी हाइड्रोकार्बन एल्केन को हाई टेम्परेचर पे ब्रेक कर रहे हैं तो उसको हम क्रैकिंग भी कह सकते हैं और पायरोलिसिस भी कह सकते हैं। लेकिन हाइड्रोकार्बन के अलावा अगर कोई कंपाउंड है उसको हीट करके ब्रेक कर रहे हो तो उसको हम पायरोलिसिस तो कहेंगे लेकिन क्रैकिंग नहीं कहेंगे। तो क्रैकिंग क्या हो गया, क्रैकिंग इज द स्पेसिफिक टर्म which is used only for हाइड्रोकार्बन। बच्चों केवल हाइड्रोकार्बन के लिए यूज करेंगे। तो सिंपली यहां पर क्या है, कोई भी कंपाउंड ले लें जैसे C6H14, C6H14 दैट इज हेक्सेन, और इसको हाई टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड या 773 केल्विन पे अगर हेक्सेन को नॉर्मली हीट करेंगे तो इससे बन जाएगा C6H12, यानी कि आपका देखिए इस तरह से कई कंपाउंड बनते, C6H12 यानी हेक्सीन, 6 कार्बन का क्या बन गया, हेक्सीन, और हाइड्रोजन H2 निकलेगा। इसके अलावा C4H8 ये भी बनता है, C4H8 4 कार्बन की एल्कीन, यहां पर भी H2 निकलेगा और हाइड्रोजन 4 कार्बन और साथ में एल्केन भी C2H6 ईथेन भी बन जाता है। इसी तरह प्रोपेन, ईथेन, मीथेन, इन सब का मिक्सचर बनता है C3H8 प्लस C2H6 प्लस CH4 मीथेन। यहां पर देखिए तो हम कह सकते हैं ऑल द लोअर एल्केन्स, एल्कीन, हाइड्रोजन, कार्बन, इन सबका मिक्सचर मिलेगा। बच्चों पायरोलिसिस में क्या होगा, ऑल द लोअर एल्केन्स, एल्कीन्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन और ऑब्टेन्ड। कोई 20%, कोई 30%, कोई 10%, इन सबका क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा, कोई एक कंपाउंड नहीं बनेगा। तो हम कह सकते हैं जितने लोअर एल्केन्स होंगे या जितने भी लोअर एल्कीन्स होंगी उन सबका मिक्सचर बनेगा। राइट डाउन, ये हो गई आपकी पायरोलिसिस और क्रैकिंग। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। इसको नोट करें और नेक्स्ट लिखे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ये भी इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी में भी गिवन है। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा यहां पर क्या रीजेंट ले रहे हैं या कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे CH4 2 मोल CH4 प्लस O2, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, कॉपर 523 केल्विन और 100 एटमॉस्फेयर, कॉपर पे 500 केल्विन टेम्परेचर और क्या 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा एल्कोहल। क्या बन जाएगा, 2 मोल CH3OH एल्कोहल बन जाएगा। नोट करें। और अगर यहां पर हम क्या ले लें CH4 और इसका ऑक्सीडेशन क्या करा दें, MO मॉलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3 के साथ इसको हीट करेंगे तो इससे बन जाएगा बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड HCHO और प्लस वाटर। राइट डाउन। तो आप कौन सा ऑक्सीडाइजिंग और क्या कंडीशन ले रहे हैं इस बात पे डिपेंड करेगा। और अगर यहाँ पर 2 मोल हम 2 कार्बन का एल्केन क्या ले लें, ईथेन ले लें, क्या ले लें, ईथेन, और इसकी ऑक्सीजन O2 से अगर इसकी रिएक्शन कर दें किसकी प्रेजेंस में, मैग्नीज एसीटेट, मैग्नीज एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस Mn, इसके साथ में हीट करें बच्चों तो देखिए क्या बन जाएगा, ये 2 मोल एसिटिक एसिड किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, 2 मोल एसिटिक एसिड और प्लस 2 वाटर। राइट डाउन। नोट करें तो ये डिफरेंट रीजेंट के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। नोट करें, डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों। नोट कर लें, ये हो गया आपका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। राइट डाउन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, इसको नोट कर लें। तो ये तो रिएक्शन हो गई आपकी
किसकी? एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। नोट कर लें बच्चों, और आज की क्लास यहीं तक। ये आपका एल्केन कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन। किसके बारे में? एल्कीन की। एल्कीन के प्रिपरेशन यानी डिफरेंट मेथड, किन किन तरीकों से एल्कीन बना सकते हो, फिर उसकी प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी रिएक्शन है वो हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद पढ़ेंगे एल्काइन यानी कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आपका पूरा आपका कंप्लीट होगा हाइड्रोकार्बन। अभी आपने केवल एल्केन पढ़ा है, इसका एक पार्ट। अभी इसके दो पार्ट, और लास्ट में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दैट इज बेंजीन भी पढ़ना है। तो एक एक करके धीरे धीरे करेंगे, इसको नोट करते जाइए। आज की क्लास केवल यहीं तक, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी, और फिर अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे हम रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एल्कीन के साथ।